स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे GST में GSTR1, GSTR2A, GSTR2B और GSTR3B के बारे में सब कुछ। साथ ही साथ जानेंगे GST में टैक्स लायबिलिटी और ITC के बारे में, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि GST में टैक्स पेएबल किस तरह से निकलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे GSTR1 की, है ना। GSTR1 दोस्तों एक रिटर्न है, और जो भी GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनकी लायबिलिटी होती है GSTR1 रिटर्न को फाइल करने की। हमारी जो फर्म है अतुल ट्रेडर्स, ये GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, और इस वजह से GSTR1 रिटर्न फाइल करने की हमारी लायबिलिटी है इस फर्म के अंतर्गत। अब मैंने अपनी इस फर्म के अंतर्गत जो भी एंट्रीज की, उन एंट्रीज के आधार पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक GSTR1 रिपोर्ट तैयार होती है, और उसी GSTR1 रिपोर्ट के आधार पर हम समझेंगे GSTR1 को। तो यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जाते हैं, फिर जाते हैं GST रिपोर्ट्स में, और इसके बाद GSTR1 को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आगे GSTR1 में यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करके एक पीरियड कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने पीरियड कर दिया। अब जानते हैं दोस्तों कि GSTR1 रिटर्न में आपको क्या क्या जानकारी और किस तरह से देनी होती है। दोस्तों, GSTR1 जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर आपको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है। आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल की जानकारी देनी होती है, और जो आपने सेल की उस सेल पर जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है ग्राहक से, उसकी जानकारी भी इसमें देनी होती है। GSTR1 में दोस्तों जो आप सेल करेंगे उसकी जानकारी देनी है। अब ये सेल आप किसी भी तरह की करें, चाहे आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है उनकी सेल करें, या फिर आप 5%, 12%, 18%, 28%, है ना, वाले जो प्रोडक्ट है उनकी सेल करें, यानी किसी भी तरह की आप सेल करें, चाहे आप टैक्सेबल सेल करें या एग्जेम्प्ट सेल करें, उसकी जानकारी आपको GSTR1 रिटर्न में देनी होती है। इसके साथ ही साथ जो आपने सेल की, वो आपने किसी को भी सेल की हो, उसकी जानकारी GSTR1 में देनी होती है। किसी को मतलब आपने B2B सेल की हो, यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की हो, उसकी जानकारी भी इसमें देनी है। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को सेल की हो, उसकी जानकारी भी आपको देनी है। यानी सभी तरह की जो सेल आपने की है और सभी को जो सेल की है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इसमें GSTR1 रिटर्न में देनी होती है। इसके साथ ही साथ आपने बायर को सेल की, और उस सेल्स के अगेंस्ट आप बायर के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो उस क्रेडिट नोट की जानकारी भी इसमें देनी होती है। तो मोटे तौर पर समझें तो GSTR1 रिटर्न में आपको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, और साथ ही साथ आपने अपने वायर के लिए जो भी क्रेडिट नोट इशू किए उसकी जानकारी भी आपको GSTR1 रिटर्न में देनी होती है। और डेबिट नोट भी यदि आपने कोई इशू की है अपने वायर के लिए, तो उसकी जानकारी भी आपको GSTR1 रिटर्न में देनी होती है। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर जब हम रिटर्न में जानकारी देने जाते हैं तो B2B सेल की जानकारी देने जाते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है। B2C सेल की जानकारी देने जाते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है ना। तो फॉर्मेट भले ही अलग अलग हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की उसकी जानकारी आपको इसमें देनी है, और उस पर जो आपने ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया है उसकी जानकारी भी आपको इसमें देनी है। अब जैसे बात करें दोस्तों कि ये जो GSTR1 रिटर्न हमारे सामने यहाँ पर तैयार है ना। अब इसमें हम देखें तो हमारी लायबिलिटी जो है वो कितनी बन रही है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो IGST के हेड में हमारी लायबिलिटी बन रही है 3,83,680 रुपये। CGST के हेड में देखेंगे तो 76,868 रुपये, और SGST के हेड में देखेंगे तो 76,868 रुपये, और टोटल टैक्स अमाउंट में देखेंगे तो 5,37,416 रुपये यहाँ पर आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, टैक्सेबल अमाउंट में देखेंगे तो 34,80,180 रुपये इसमें अमाउंट आ रहा है, यानी इतने हमने सेल की है ना। और इस सेल पर जो IGST के हेड में अमाउंट आ रहा है, इतनी हमारी IGST के हेड में लायबिलिटी बन रही है, और CGST SGST में जो अमाउंट आ रहा है उतनी हमारी CGST और SGST के हेड में लायबिलिटी बन रही है ना। तो यहाँ पर क्या करना होता है, GSTR1 में जो हमने सेल की उस सेल पर जो हमारी GST टैक्स के अंतर्गत लायबिलिटी बन रही है उसकी जानकारी हमको इसमें देनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि GSTR1 रिटर्न क्या मंथली फाइल की जाती है या क्वार्टरली फाइल की जाती है। तो दोस्तों, GSTR1 रिटर्न मंथली भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली भी फाइल की जाती है। मंथली कौन फाइल करेंगे, जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था, वो सारे के सारे टैक्स पेयर GSTR1 रिटर्न मंथली फाइल करेंगे। और जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा था, वो चाहे तो GSTR1 रिटर्न को मंथली फाइल कर सकते हैं, और चाहे तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। क्वार्टरली फाइल करना है तो वे QRMP स्कीम को ऑप्ट करेंगे और क्वार्टरली अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया होगा कि GSTR1 रिटर्न मंथली भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली भी फाइल की जाती है। मंथली कौन फाइल करेंगे, क्वार्टरली कौन फाइल करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी ड्यू डेट क्या रहती है, तो दोस्तों GSTR1 रिटर्न
जो मंथली फाइलर हैं उनके लिए ड्यू डेट रहेगी कि जिस मंथ की वो GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। 11 तारीख तक उनको फाइल करना है। 11 तारीख के बाद भी फाइल कर सकते हैं लेकिन उनकी ड्यू डेट 11 तारीख ही रहेगी, है ना। और जो क्वार्टरली फाइलर हैं वो क्या करेंगे, क्वार्टर के बाद का जो महीना आएगा उसकी 13 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। जैसे कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर की वे अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे तो 13 अप्रैल तक उनको फाइल कर लेनी है ना। तो ये ड्यू डेट हो गई। अब बात करते हैं कि यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या लेट फीस चार्ज की जाती है। तो दोस्तों लॉ में तो है GSTR1 पर लेट फीस, ड्यू डेट के बाद यदि आप फाइल करते हैं तो लेट फीस चार्ज की जा सकती है, लेकिन अभी तक कभी चार्ज की नहीं गई है और आज भी चार्ज नहीं की जा रही है ना। तो GSTR1 के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों GSTR3B रिटर्न हम फाइल करेंगे, उससे पहले बात करेंगे ITC के बारे में, है ना। तो ITC क्या है, लाइबिलिटी क्या है, और ITC क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो लाइबिलिटी तो दोस्तों ये हो गई GST के अंतर्गत, यानी जिस भी पीरियड की आप GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे उस पीरियड के अंतर्गत जो भी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है, जैसे यहाँ पर IGST के हेड में 3,83,680 रुपये, CGST के हेड में 76,868 और इतना ही SGST के हेड में हमारी लाइबिलिटी बन रही है। तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी और टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी 5,37,416 रुपये, है ना। तो ये कहलाती है दोस्तों GST में हमारी लाइबिलिटी, यानी GST में जिस भी पीरियड के अंतर्गत हम अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमने जो भी ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया है वो GST में हमारी कहलाती है लाइबिलिटी। अब समझ लेते हैं दोस्तों GST में ITC किसे कहते हैं, है ना। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम परचेज करते हैं तो हमने यहाँ पर की और परचेज की एंट्री हमने यहाँ पर की है, तो परचेज रजिस्टर में हम आ गए और यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर हम यहाँ पर पीरियड कर देते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मेरा टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम था, तो मैं क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करूंगा और क्वार्टरली बेसिस पर ही अपनी GSTR3B रिटर्न भी फाइल करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में हमने जो भी परचेज की वो हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। यहाँ से F8 प्रेस करके कंट्रोल A कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस परचेज पर हमने कितना टैक्स पे किया। तो दोस्तों जब हम परचेज करते हैं और परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं, जैसे कि ये जो हमने सारी परचेज की है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में, वो परचेज हमें इस जगह पर शो रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो CGST के हेड में सबसे नीचे देखिए 1,15,600 रुपये, SGST के हेड में 1,15,600 रुपये और IGST के हेड में 2,64,200 रुपये शो रहा है। ये दोस्तों कहलाती है हमारी ITC, यानी परचेज करते हैं और परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं वो कहलाती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC। तो यहाँ पर जो हमने परचेज की तो परचेज के आधार पर 1,15,600 रुपये और 1,15,600 रुपये CGST और SGST हेड की हमारी ITC बनी और 2,64,200 रुपये की ITC बनी IGST के हेड में, है ना। ये ITC होती है। तो लाइबिलिटी और ITC आप समझ गए होंगे, यानी जिस भी पीरियड की आप बात करेंगे उस पीरियड के अंतर्गत आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की, जैसे कि हमने GSTR1 में देखा था, तो जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की उस पीरियड के अंतर्गत, है ना, और उस पर जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया ग्राहक से, तो वो हो जाती है दोस्तों आपकी टैक्स लाइबिलिटी। और उसी पीरियड के अंतर्गत जो भी आपने परचेज की और परचेज करने पर जो आप टैक्स पे करके आए वो हो जाती है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC। तो आपको समझ में आ गया होगा कि GST में लाइबिलिटी किसे कहते हैं और ITC किसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका सप्लायर है और आपके सप्लायर ने आपके लिए डेबिट नोट इशू किया, तो उसका भी जो टैक्स का अमाउंट होगा वो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ही कहलाएगी, है ना। इसके अलावा आप और कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे आप फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, ये तो क्या है हमने प्रोडक्ट परचेज किया है। फिक्स असेट्स आपने परचेज किया यानी आपकी जो फर्म है उसमें यूज़ करने के लिए, बिजनेस में यूज़ करने के लिए आपने कुछ परचेज किया, जैसे लैपटॉप आदि है आपने परचेज की, है ना। तो उस पर जो आप टैक्स पे करके आए वो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। तो जो आपने नॉर्मल परचेज की उस पर जो टैक्स पे करके आए हैं वो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी, उस पर जो टैक्स है वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी। आपने कोई फिक्स असेट्स परचेज किया है बिजनेस यूज के लिए और उस पर जो टैक्स पे करके आए वो भी आपकी ITC में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा आपके सप्लायर ने आपके लिए डेबिट नोट इशू किया है, उस पर जो टैक्स अमाउंट है वो भी आपकी ITC में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बात करते हैं दोस्तों GSTR3B की, है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर हम जाएंगे GST रिपोर्ट्स में और इसके बाद हम आ जाएंगे GSTR3B में। अब दोस्तों चूंकि क्या है, यदि आप GSTR1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं तो GSTR3B रिटर्न भी आपको क्वार्टरली बेसिस पर ही फाइल करनी होगी। GSTR1 रिटर्न आप मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं
तो GSTR 3 भी आपको मंथली ही फाइल करनी होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या है क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करता हूं, तो क्वार्टरली बेसिस पर ही अपनी GSTR 3 भी रिटर्न भी फाइल करूंगा। तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं और 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का पीरियड कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का मैंने पीरियड कर लिया, GSTR 3 भी हम रिपोर्ट में आ गए, ठीक है। अब GSTR 3 में क्या जानकारी जाती है वो समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों GSTR 3 में जिस भी पीरियड की आप GSTR 3 फाइल करने जा रहे हैं, उस पीरियड में जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसकी जानकारी आपको GSTR 3 में देनी होती है। यानी जो हम GSTR 1 में अपनी लायबिलिटी की जानकारी दे चुके, वही जानकारी हमको GSTR 3 में देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा GSTR 3 में ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करेंगे, यानी जो हमने परचेज की नॉर्मल परचेज, उस पर जो हम टैक्स पे करके आए वो भी हम GSTR 3 में क्लेम करेंगे, यानी उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा हमने कोई फिक्स असेट्स परचेज किया है, उस पर कोई हमारी ITC बनती है तो वो भी हम इसी में क्लेम करेंगे GSTR 3 में। इसके अलावा हमारे सप्लायर ने हमारे लिए डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी ITC भी हम क्लेम करेंगे GSTR 3 में। तो GSTR 3 में मोटे तौर पर समझे तो लाइबिलिटी भी हमको यहाँ पर घोषित करनी होती है और ITC भी हम इसी में क्लेम करते हैं, यानी ITC भी हमें इसमें बतानी होती है। फॉर्मेट जो होता है उसी फॉर्मेट के आधार पर हमको ये जानकारी देनी होती है। जब हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में केवल हमें टैक्सेबल वैल्यू बतानी होती है जो भी हमने सेल की है, और उस पर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है केवल उसका फिगर देना होता है, डिटेल में जानकारी नहीं देनी होती है, क्योंकि डिटेल में हम आउट ऑफ सप्लाईज की जानकारी GSTR 1 रिटर्न में दे चुके हैं। यानी हमको यहाँ ये नहीं बताना होता कि हमने किस किस को सेल की, क्या क्या सेल किया, ये कुछ जानकारी देनी होती है। हमको सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट डालना होता है क्योंकि इस पीरियड के अंतर्गत हमने कितनी जो सप्लाई की है आउटवर्ड, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है। देखिए यहाँ पर 34,80,180 रुपये आ रहा है, और इस पर IGST की जो हमारी लाइबिलिटी थी 3,83,680 रुपये, और CGST की लाइबिलिटी थी 76,868, और इतनी ही SGST की लाइबिलिटी थी। तो वो लाइबिलिटी केवल हमको यहाँ पर बतानी होती, ठीक है ना। और ये हम पहले ही बता चुके होते हैं GSTR 1 रिटर्न में डिटेल में, तो यहाँ पर हमको केवल कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है। इसके अलावा यहीं पर हम क्या करते हैं, ITC भी क्लेम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने परचेज की थी, है ना, नॉर्मल परचेज से ही हमारी ITC थी सारी की सारी, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनपुट नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, ये यहाँ पर है। इसको हम सेलेक्ट करके जब यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, है ना। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और इस जगह आ जाएंगे ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने जा रहे हैं वो यदि इंपोर्ट ऑफ गुड्स से है तो यहाँ पर दिखाई देगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो आपको इसमें जानकारी देनी होती है। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आपने कुछ GTA से सर्विस ली है, और GTA से जो हम सर्विस लेते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं, उस पर जो हम टैक्स पे कर, उस पर जो अमाउंट पे करते हैं, है ना, तो उस पर हम ही को क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। किसके अंतर्गत, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत। तो उस वो आपकी इस कॉलम में आ जाती है, इस कॉलम में जानकारी देनी होती है। और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD से हमारी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है तो उसमें आ जाती है। और इसके अलावा जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनती है, यानी नॉर्मल जो परचेज करेंगे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी, और आपने जो फिक्स असेट्स परचेज किया उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी, डेबिट नोट से जो आपकी ITC बन रही है वो सारी की सारी ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाएगी। और वो यहाँ पर आ रही है 2,53,400 रुपये IGST के हेड में, CGST 1,15,600, 1,15,600, यानी हमने जो परचेज की उसके आधार पर ही आ रही है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बारे में हम सारी जानकारी भी यहाँ पर ले पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हमने इंटर प्रेस कर दिया है, और यहाँ पर जानकारी जो हमारी है वो डेबिट नोट से भी है, और उसके डेबिट नोट देखेंगे यहाँ पर तो हमने क्रेडिट नोट हमारे सप्लायर ने इशू किया था, वो डेबिट नोट की एंट्री यहाँ पर आ गई इसमें, है ना, तो ये माइनस हो जाता है आपकी ITC में, ठीक है। तो यहाँ पर 2,53,400 रुपये IGST के हेड में, और CGST SGST के हेड में 1,15,600 रुपये, 1,15,600 रुपये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है, और इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें क्लेम करेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी की जानकारी भी देते हैं हम इसमें, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि हम ITC क्लेम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 2,53,400 रुपये CGST IGST के हेड में, और CGST SGST के हेड में 1,15,600 रुपये और 1,15,600 रुपये ITC क्लेम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हम इतनी क्लेम नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि हम अपना GSTR 2A और GSTR 2B नहीं देख लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि GSTR 3B जो रिटर्न है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 2A और GSTR 3B का क्या, GSTR 2A और GSTR 2B का क्या इंपैक्ट पड़ेगा GSTR 3B में ITC क्लेम पर, है ना। उससे पहले जान लेते हैं कि GSTR 3B जो रिटर्न है ना, वो फाइल कब की जाती है, इसकी ड्यू डेट क्या रहती है। तो दोस्तों जो मंथली फाइलर हैं वो अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे, तो जिस मंथ की GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ के बाद जो मंथ आएगा उसकी 20 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहेगी। यानी मंथली फाइलर अपनी GSTR 3B रिटर्न जिस भी मंथ की फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख तक इनको फाइल कर लेनी है, 20 तारीख ड्यू डेट है। और जो क्वार्टरली फाइलर हैं
तो वो जिस क्वार्टर की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस क्वार्टर के बाद का जो महीना आएगा उसकी 22 और 24 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहती है। ये स्टेट के आधार पर रहती है, कुछ स्टेट हैं वहाँ की ड्यू डेट 22 है और कुछ स्टेटों के लिए 24 रखी गई है ना। तो मोटे तौर पर हम समझेंगे तो जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली फाइलर के लिए जिस मंथ की वो जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। और जो क्वार्टरली फाइलर हैं तो जिस क्वार्टर की वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं उस क्वार्टर के बाद का जो महीना आएगा उसकी 22 और 24 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। अब बात करते हैं लेट फीस की। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B रिटर्न यदि आपने ड्यू डेट के बाद फाइल की है ना तो निल फाइल करते हैं यदि आप, यानी जिस पीरियड की आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं उसमें कुछ भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है, तो ऐसी अगर आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हो तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यू डेट के बाद यदि आप फाइल करेंगे तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपसे लेट फीस लगेगी। और यदि आप किसी लाइबिलिटी के साथ, यानी जिस पीरियड के आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है आउटवर्ड सप्लाईज है ना, तो इस तरह की जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जाएंगे तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपसे लेट फीस लगेगी। ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के बारे में, यानी जब हम आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम करने जाएंगे तो उससे पहले हमें इनको देखना होगा। अब जानते हैं दोस्तों जीएसटीआर 2A के बारे में। जीएसटीआर 2A क्या होता है दोस्तों, ये हमारे जो सप्लायर हैं उनकी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न पर तैयार होता है। अब यहाँ इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम चलते हैं परचेज रजिस्टर में। यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर का मैंने पीरियड कर दिया और F12 पर प्रेस करके हम इनको लगा देते हैं अल्फाबेटिकल। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर मैंने परचेज की अमित ट्रेडर्स, जानकी ट्रेडर्स और राघव ट्रेडर्स, ये 3 पार्टियाँ हैं। ठीक है ना, इन 3 पार्टियों से हमने टोटल परचेज की। अब क्या होगा दोस्तों, जीएसटीआर 2A के बारे में हम समझ रहे हैं, यानी जब हम जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने जाएंगे तो पहले जीएसटीआर 2A को समझ लेना होगा। अब जीएसटीआर 2A दोस्तों रियल टाइम बेसिस पर तैयार होता है और आपके जो सप्लायर हैं उनकी आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न होती है उसके आधार पर तैयार होता है। अब हुआ क्या कि हमने अमित ट्रेडर से भी परचेज की, जानकी ट्रेडर से भी परचेज की और राघव ट्रेडर से भी परचेज की, और इन सब की परचेज से हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था वो इतना था, वो इस जगह पर शो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आपके जितने भी सप्लायर हैं वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करेंगे और आपके GSTIN पर, यानी आपके GST नंबर पर इन बिलों को अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न में शो कराएंगे। तो जैसे ही वो आपके GST नंबर पर आउटवर्ड सप्लाईज की उनकी जो रिटर्न है उसमें इनवॉइस जैसे ही वो अपलोड करेंगे वो इनवॉइस तुरंत उठकर आपकी जीएसटीआर 2A में आ जाएंगे रियल टाइम बेसिस पर। ठीक है ना, और फिर उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की, जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की तो वो सारे के सारे इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में आ जाएंगे। जीएसटीआर 2A यानी आप अपने पोर्टल पर जब जाएंगे, अपने आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करके जाएंगे तो वहां पर आपके जितने भी सप्लायर ने आपके जीएसटी नंबर पर इनवॉइस अपलोड किए होंगे अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जीएसटीआर 1 रिटर्न में, वो आपको जीएसटीआर 2A में रियल टाइम बेसिस पर शो होने लगेंगे और जैसे ही वो जीएसटीआर 1 फाइल कर देंगे तो वो भी सारे के सारे बिल आपको उसमें शो हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि सारे के सारे जो इनवॉइसेस थे वो हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने लगे। तो पहली कंडीशन ये है आईटीसी क्लेम करने की जीएसटीआर 3B में कि जिन जिन बिलों की आप आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। लेकिन केवल जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने से भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आपको देखना होगा जीएसटीआर 2B। अब मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 1 आप भरेंगे 11 या 13 तारीख को, ठीक है, और 14 तारीख को जीएसटीआर 2B तैयार हो जाता है। हर महीने की 14 तारीख को जीएसटीआर 2B तैयार होता है और जीएसटीआर 3B हम फाइल करते हैं 20 तारीख को या 22 या 24 तारीख को, तो उससे पहले हमें जीएसटीआर 2B देखना होगा। जीएसटीआर 2B का मतलब ये होता है दोस्तों कि जीएसटीआर 2B जब हम देखने जाएंगे ये 14 तारीख को तैयार हो जाता है। जैसे कि हम बात करें जनवरी महीने की हम अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे, मंथली है तो 20 तारीख को है ना, तो हम 20 तारीख को फाइल करने जाएंगे, फरवरी 20 को फाइल करने जाएंगे तो 14 फरवरी को जीएसटीआर 2B तैयार हो जाएगा। पहले हमें उसको देखना होगा और उसमें हमारे जो भी इनवॉइसेस हैं वो हमें इसमें शो हो रहे हैं, उन्हीं की हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब ये कैसे होता है, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B दोनों एक से ही है, आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न से तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ फर्क इतना है दोस्तों कि जीएसटीआर 2A में तो क्या होगा, आपका सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न कभी भी फाइल करे, ड्यू डेट को फाइल करे, ड्यू डेट से पहले फाइल करे या ड्यू डेट के बाद फाइल करे,
वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपको जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और जो हम आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम करेंगे वो जीएसटीआर 2A के बेस पर नहीं करेंगे, वो हम करेंगे जीएसटीआर 2B के बेस पर। अब होगा क्या कि आपके जो भी सप्लायर हैं, मान लीजिए आपके 5 सप्लायर हैं, और 5 सप्लायर ने में से 3 सप्लायर ने तो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, जो आउटवर्ड सप्लाईज की उनकी रिटर्न होती है, उसको ड्यू डेट तक फाइल कर दिया, और 2 सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद फाइल की। तो जो 3 सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी है, वो ही इनवॉइसेस उठकर आएंगे जीएसटीआर 2B में, और उन्हीं की हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जीएसटीआर 3B में। जो 2 सप्लायर हैं जिन्होंने की अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है, उनके इनवॉइसेस जीएसटीआर 2B में उठकर नहीं आएंगे, और उन इनवॉइसेस की आईटीसी हम जीएसटीआर 3B में अभी क्लेम नहीं कर पाएंगे, आगे के पीरियड में क्लेम कर पाएंगे। तो आपको समझना है कि मान लीजिए आपके 10 सप्लायर हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 सप्लायर हैं। 10 सप्लायर में से क्या किया, आपके 5 सप्लायर थे, उन्होंने तो ड्यू डेट तक अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी, तो उन 5 सप्लायर के इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, ठीक है ना, और उनकी आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे। अब 10 में से 5 सप्लायर थे जिन्होंने ड्यू डेट तक फाइल कर दी, उनके इनवॉइसेस उठकर आ गए जीएसटीआर 2B में, उनकी आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे जीएसटीआर 3B में। 3 सप्लायर ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की, तो उनके इनवॉइसेस उठकर नहीं आएंगे जीएसटीआर 2B में, और उनकी आईटीसी अभी हम इस पीरियड में 3B में क्लेम नहीं कर पाएंगे। और 2 सप्लायर तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न आज तक फाइल ही नहीं की है, तो उनके तो इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में भी नहीं दिखेंगे, और 2A में नहीं दिखेंगे तो 2B में तो आने का सवाल ही नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जब हम जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने जाएंगे, है ना, तो उतनी ही क्लेम कर पाएंगे जितनी की जीएसटीआर 2B में हमको दिखाई दे रही है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें ट्रेडर्स, जानकी ट्रेडर्स और राघव ट्रेडर्स, इन तीनों से हमने परचेज की। अब इसमें राघव ट्रेडर्स और अमित ट्रेडर्स के इनवॉइसेस तो हमको मिल रहे हैं जीएसटीआर 2B में, क्योंकि इन्होंने ड्यू डेट तक अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी थी, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस उठकर आ गए जीएसटीआर 2B में, उनकी आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे। अब यहाँ से हम इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं अमित ट्रेडर्स के इनवॉइसेस को, क्योंकि इनके आईटीसी हमें क्लेम करने को मिल जाएगी, है ना। राघव ट्रेडर्स और अमित ट्रेडर्स, इनको भी हम मान लेते हैं कि इनकी भी दिक्कत। अब जानकी ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। अब जानकी ट्रेडर्स जो हमारी सप्लायर पार्टी है, उसने क्या किया कि अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की आउटवर्ड सप्लाईज की, लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल की, तो इससे जो हमें आईटीसी मिलनी थी आईजीएसटी के हेड में 2,12,400 रुपए, ये आईटीसी अभी हम अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाएंगे अक्टूबर टू दिसंबर की फाइल करते समय, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ड्यू डेट के बाद अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की है, आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है, इसलिए इनके इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में तो दिख रहे हैं, लेकिन 2B में उठकर नहीं आए। और 2B में उठकर नहीं आए, 14 तारीख को हम देखने गए, 2B में हमको ये इनवॉइसेस नहीं मिले, तो इन इनवॉइसेस की आईटीसी अभी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे ना। तो दोस्तों ये जो फंडा है, वो फंडा है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B का, और इसका इफेक्ट पड़ता है जो आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने जाएंगे उस पर। क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं दोस्तों कि टैक्स पेबल किस तरह से निकलता है जीएसटी में। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि हम चलते हैं जीएसटीआर 3B में, ठीक है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 अक्टूबर से लेकर 31/12 का मैंने पीरियड कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने अपनी जीएसटीआर 2B देख ली, है ना, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जीएसटीआर 2B में मेरे सारे के सारे जो भी सप्लायर थे, उनके सारे के सारे सप्लायर के इनवॉइसेस शो होने लगे जीएसटीआर 2B में, तो मैं सभी की आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। अगर जो मुझे यहाँ पर नहीं शो हो रहे होते तो उनकी आईटीसी में अभी क्लेम नहीं कर पाता, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, स्थिति ये है कि जितने भी मेरे सप्लायर थे, जिन जिन से भी मैंने परचेज की थी, सारे के सारे सप्लायर ने न केवल अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न यानी आउटवर्ड सप्लाईज की जो भी उनकी रिटर्न थी उन्होंने फाइल कर दी, और फाइल करने के साथ साथ ड्यू डेट तक ही फाइल कर दी, इसलिए वो सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2B में आ गए, और हम उन सारे के सारे इनवॉइसेस की आईटीसी क्लेम कर पा रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तो ये बहुत सिंपल है फाइल करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है इसमें जीएसटीआर 3B रिटर्न में हम क्या करते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देते हैं। तो इससे पहले हम जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर चुके, है ना। तो हम क्या करेंगे, पोर्टल पर जैसे जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तो जीएसटीआर 1 से अपने आप ये अमाउंट उठकर आ जाएगा 34,80,180 रुपए, और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारा का सारा अमाउंट अपने आप उठकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह से जो हम आईटीसी क्लेम करना है तो आईटीसी 2B से उठकर आ जाती है, तो ये फर्क है। अगर 2B में ही इनवॉइसेस शो नहीं होंगे तो वो आईटीसी उठकर नहीं आएगी जीएसटीआर 3B में, और फिर भी जबरदस्ती यदि आप उन इनवॉइसेस की भी आईटीसी लेना चाहेंगे तो जो आईटीसी क्लेम करने वाली टेबल है वो रेड हो जाएगी। इसका मतलब आप जो रूल है आईटीसी क्लेम करने का, है ना, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं,
है ना। तो आप बाद में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो उतनी ही आईटीसी क्लेम करें जितनी की जीएसटी 2B में दिख रही है। अब हमारे लिए करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। जैसे हम जीएसटी 3 फाइल करने जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर, वहां पर लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 रिटर्न से अपने आप उठकर आ जाएगी, है ना, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, और आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एड का जो भी अमाउंट है लाइबिलिटी है वो हमारी उठकर आ जाएगी, और 2B से आईटीसी उठकर आ जाएगी जो हमें क्लेम करनी है। और दो ही चीज़ हम उसमें करते हैं, जीएसटी 3B में आईटीसी क्लेम करते हैं और लाइबिलिटी की जानकारी देते हैं, तो वहां से उठकर आ जाएगी और उतनी ही हम क्लेम कर पाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे केस में सारी की सारी आईटीसी जीएसटी 2B में हो रही थी तो उठकर आ गई जीएसटी पोर्टल पर, ठीक है ना। 2,53,400 रुपए जीएसटी के हेड में आ गई, और सीजीएसटी एसजीएसटी के हेड में 1,15,600 1,15,600 आ गई, ठीक है ना। और लाइबिलिटी हमारी जीएसटी 1 से उठकर आ गई। अब हम इसको फाइल करने जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि टैक्स पेबल आपके कैसे निकलता है। तो देखिए टैक्स पेबल का क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए 3.1 में देखेंगे आउटवर्ड सप्लाईज। तो आउटवर्ड सप्लाई से जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है वो टोटल कितनी बन रही है, 5,37,416 रुपए। ये हेडवाइज बनती है दोस्तों। आईजीएसटी में 3,83,680, सीजीएसटी में 76,868, और एसजीएसटी में भी इतनी बन रही है, और टोटल जो लाइबिलिटी बन रही है 5,37,416 रुपए की, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी होगी हमारी, ठीक है। और ये है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट 4,84,600 रुपए, जिसमें कि 2,53,400 रुपए आईजीएसटी के हेड की है, 1,15,600 1,15,600 सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड की है। अब जानते हैं दोस्तों कि आपका टैक्स पेबल कैसे निकलता है, और टैक्स पेबल जो निकलेगा वो जीएसटी 3B में ही निकलेगा, है ना। यहीं पर क्या होता है, हमको टैक्स पेबल अगर हमारा निकल रहा है तो उसको पे भी यहीं पे करना होता है जीएसटी 3B में ही, है ना। अब ये कैसे निकलेगा, चलिए उसको जानते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब इस जगह पर देखिए दोस्तों हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा है, आईटीसी कम है, तो यहाँ पर 5,37,416 जो कि हमारी लाइबिलिटी है। इसमें से हम माइनस कर देंगे कितनी आईटीसी, 4,84,600, ठीक है ना। अब 52,816 रुपए की हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी टोटल थी हमारी 5,37,416 रुपए की, और इनपुट टैक्स क्रेडिट है 4,84,600 रुपए का। तो जो हमने सेल की, सेल करने पर ग्राहक से जो टैक्स कलेक्ट किया वो टैक्स था 5,37,416 रुपए का, तो ये हमें पे करना था। अब चूंकि हमारी आईटीसी थी इसकी हमको छूट मिलनी है, तो 4,84,600 रुपए हमने इसमें से माइनस कर दिए इस पीरियड के अंतर्गत। अब 52,816 रुपए हमारा यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो टैक्स हमको पे करना है 52,816 रुपए, है ना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इससे पूर्व की हमने जीएसटी 3B रिटर्न फाइल की होंगी, है ना, और उनमें से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पर हमारा दिख रहा है। वो ऐसे होता है कि मान लीजिए इससे पूर्व के पीरियड की हम अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने गए जुलाई टू सितंबर, और वहां पर क्या था, हमारी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की थी, आईटीसी 4 लाख रुपए की थी। तो 4 लाख आईटीसी थी, 2 लाख लाइबिलिटी थी, तो 4 लाख में 2 लाख माइनस हो गए तो 2 लाख आईटीसी हमारी बची। तो बची जो आईटीसी होती है वो जीएसटी पोर्टल पर हमारी शो होती रहती है ना। तो वो भी हमको मिल जाएगी इसमें एडजस्ट करने के लिए। अब मान के चलता हूं कि इससे पूर्व की जुलाई टू सितंबर तक की जो हमने अपनी रिटर्न फाइल की थी जीएसटी 3B, उस आधार पर जीएसटी पोर्टल पर हमारी 30,30,000 रुपए की 30,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही थी, यानी हमारा टैक्स हो रहा था जीएसटी पोर्टल पर, तो वो भी घट जाएगा। यानी जिस पीरियड की आप जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें लाइबिलिटी और आईटीसी आपस में सेट ऑफ होगी, और उसके बाद यदि आपकी लाइबिलिटी बच रही है तो इससे पूर्व का जो आपका टैक्स का अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही है आपकी जीएसटी पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपकी ये शो होगी, और वो शो हो रही 30,000 रुपए, तो वो भी इसमें माइनस हो जाएगी। अब माइनस कर देंगे 30,000, ठीक है ना। अब बचे 22,816 रुपए, और ये निकल कर आ गया दोस्तों हमारा पेबल टैक्स। ये हमको पे करना होगा। क्यों, क्योंकि जिस पीरियड की हम अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड की जो लाइबिलिटी थी आईटीसी थी वो सेट ऑफ हो गई। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो हमारी आईटीसी बच रही थी, जो अमाउंट था वो भी हमने 30,000 रुपए इसमें सेट ऑफ कर लिया। अब 22,816 रुपए हमको क्या करना होगा, चालान जनरेट करना होगा, और चालान जनरेट करते समय जीएसटी 3 फाइल करते समय हमें चालान जनरेट करना होगा, उसको पे करना होगा, और पे करने के बाद तभी हम अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों लाइबिलिटी निकलती है। अब होता ये, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति बन सकती थी कि मान लीजिए यहाँ पर इस पीरियड की बात करें, इससे पूर्व के 30,000 तो हमारे थे ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जुलाई टू सितंबर तक, है ना। अब यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी बन रही होती मान लो 5 लाख रुपए की, और आईटीसी बन रही होती 7 लाख रुपए की। तो 7 लाख आईटीसी में से 5 लाख लाइबिलिटी माइनस हो जाती, 2 लाख रुपए बच जाते। तो ये 2 लाख रुपए ऐड हो जाते कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारे पोर्टल पर। तो 30,000 की जगह वहां पर 2,30,000 हो जाते, ठीक है ना। अब चूंकि क्या है कि हमें जरूरत पड़ी थी तो सारी की सारी हमारी लाइबिलिटी से आईटीसी सेटअप हो गई, और उसके बाद हमें जरूरत पड़ी थी पे करने की, तो उसमें से 30,000 रुपए जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही थी
जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको भी हमने सेटअप कर लिया, और उस सेटअप के बाद जो पैसा बच गया था है ना, उसका हमको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये लाइबिलिटी आईटी सेटअप होती है, और सेटअप होने के बाद इस तरह से आपका जो टैक्स पेबल है वो निकल कर आता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जीएसटी में GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B और GSTR 3B के बारे में। और इसके साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी किस तरह से निकलती है, आईटीसी हम किस तरह से क्लेम करते हैं, और टैक्स पेबल हमारा किस तरह से निकलता है। धन्यवाद।